हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमारी टीम नित्या ने आपके साथ प्रॉमिस करा था कि हम एक रिवीजन सीरीज लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा टाइम्स देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो में मैं शुरुआत करने वाला हूं क्लास 12th केमिस्ट्री की, जिसमें मैं आपको दो पार्ट्स के अंदर इस वीडियो को पढ़ाऊंगा। पहली पार्ट्स के अंदर मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं उन क्वेश्चंस के बारे में जिनको आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है कि आप उन्हें किस तरीके से किस आसान ट्रिक की मदद से सॉल्व कर सकते हो ताकि वो आपके काम में आ सके। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं पहली वीडियो को। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने हैं। इसमें कुछ डेफिनेशन के बेस क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस जो आपको देखने में जिनकी डेफिनेशन कई बार पूछी गई है। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है दैट इज अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो पहली है वो है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बारे में आपसे मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उन प्रॉपर्टी के आपको जस्ट नाम लिखने होते हैं। कौन कौन से नेम है वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरी जो डेफिनेशन सबसे ज्यादा टाइम्स पूछा गया है वो है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी। इसके साथ हम अदर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि मोलैरिटी क्या होता है जब हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे, जो हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। तीसरी जो इसमें डेफिनेशन है वो है एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में, और फोर्थ जो डेफिनेशन है वो है वेंट ऑफ फैक्टर। अब इन डेफिनेशन को मैं चाहूं तो इस तरीके से डायरेक्टली आपको बता सकता हूं, लेकिन उससे वो आपको याद नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने इन चीजों को स्लाइड के अंदर रख दिया है ताकि आप उनको पॉज करके उनको लिख सके और आसानी से याद कर सके। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिससे वो आप याद रख सको। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में कि व्हाट आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। रिमेंबर दिस वर्ड, द प्रॉपर्टीज of the solution, the properties of the solution which depends on the number of particles, जो number of particles पे depend करती है irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें आपको देखने को मिलती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में? अगर हम बात करें तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी होती है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये इसके डेफिनेशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में है। अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो उसके अंदर ये चारों प्रॉपर्टी को डिटेल में अलग अलग से भी पढ़ा जाता है। आपकी अगर डिमांड हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, तो मैं हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर एक सेपरेट एक्सपेंड वीडियो बना के दे दूंगा जिसके अंदर आप ये देख सकोगे किस तरीके से एक प्रॉपर्टी काम करती है और किस तरीके से उसका यूज होता है केमिस्ट्री के अंदर। सेकंड जो डेफिनेशन थी वो हमारी मोलैलिटी के बारे में थी। तो मोलैलिटी को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इसके लिए जनरली वी हैव वन फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। Mass of solvent in kg. Third is abnormal molar mass. When we discuss about the abnormal molar mass, the molar mass that is either lower or higher than the expected or normal value is called abnormal molar mass. Simply हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी आपकी एक expected या normal value होती है, जब उसके expected और normal value से अगर आपका मोलर मास आइदर लोअर और हायर, या तो कम हो या ज्यादा हो, तो उसे आप एबनॉर्मल मोलर मास कहते हो। फॉर एग्जांपल, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड एसोसिएटेड इन बेंजीन, देन इन दैट कंडीशन देन डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ फॉर द इथेनोइक एसिड विल बी हाफ ऑफ द नॉर्मल वैल्यू। यानी इस कंडीशन में बेसिकली जो वैल्यू होगी वो आपकी हाफ हो जाएगी। लास्ट जो डेफिनेशन है वो है आपकी हमारी वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में, और ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आपको दोनों वर्ड समझा दो। डिसोसिएशन बेसिकली ब्रेकडाउन की बात कर रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का डिसोसिएट होना। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर टेकिंग अ सोडियम क्लोराइड in a water, so it will divided into a Na positive and Cl negative, that is called dissociation। एंड एसोसिएशन बेसिकली यू नो दैट दो चीजों को आपस में जोड़ने को हम एसोसिएशन बोलते हैं। तो इसके लिए एक सिंपली हमारे पास फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला है
अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारे पास फॉर्मूला है आपके पास, आई इज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव property. This is the formula which we have to use for finding the Van't Hoff factor. This Van't Hoff factor is basically denoted by I. Okay, so these are the definitions. Take the screenshot of these 4 definitions. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अगर बताऊं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द प्योर सॉल्वेंट। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है। व्हाई इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और सेकंड कंडीशन में इसमें दूसरा क्वेश्चन मैंने इसके साथ ऐड कर रखा है, व्हाई एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाई डज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन प्योर सॉल्वेंट। तो आंसर आपके सामने है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is higher than that of the pure solvent. Reason? Because the vapor pressure of such a solution is lower than that of the pure solvent, and vapor pressure increase with increase in temperature. Hence, the solution has to be heated more to make the vapor pressure equal to the atmospheric pressure. अभी कंडीशन क्या बोल रही है? उसने कहा कि अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करें, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर? वो डिपेंड करता है ऑलवेज वेपर प्रेशर पर। अब वेपर प्रेशर क्या है आप उसे समझो कि सपोज करो आपके पास एक जार है और उस जार के अंदर कोई भी कंटेंट आप लेते हो, उस जार के अंदर आप कोई भी कंटेंट लेते हो, उस कंटेंट के जितने ज्यादा वेपर होंगे उन वेपर का उतना ही प्रेशर होगा ऊपर से, उन वेपर का उतना ही प्रेशर होगा, वही आपका बेसिकली डिसाइड करता है बॉइलिंग पॉइंट को। तो किसी भी चीज के ऊपर जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, किसी भी चीज के ऊपर जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। और यही कंडीशन यहाँ पर डिस्कस उसने करी है। दोबारा पढ़ देता हूं एक बार, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सच सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कंडीशन क्या बोल रहा है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी भी सॉल्यूशन का, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो वेपोराइज्ड होंगे तो वेपर के नंबर्स बढ़ जाएंगे। और अगर वेपर, अभी मैंने एक कंडीशन क्या बताई कि अगर वेपर के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं इट मींस उसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई बेसिकली क्या होता है कि वेपर प्रेशर जो ज्यादा होता है किसका? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाई इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। मैंने शुरू में ही आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक बार डेफिनेशन कराई थी, आप चाहो तो दोबारा से बैक करके उसे देख सकते हो। तो शुरुआत में ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब हमने पढ़ा था तो हमने बताया था कि यहां पर जब हम डिस्कस करते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज को, वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। तो यहां पर ये कंडीशन देखो साफ लिखी हुई है कि अगर हम बात करें कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, यानी जो एक सॉल्यूशन के अंदर आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में सीबीएसई के अंदर क्लास 12th में। और इसकी अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है आपका, हाउ इज वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज अफेक्टेड व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन इट। यानी वो कह रहा है कि जो आपके पास एक सॉल्वेंट है, जो प्योर सॉल्वेंट है, उस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है एक्चुअल में, वो एक्चुअल में जो वेपर प्रेशर है वो कम होता हुआ देखने को मिलता है जब आप उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या आप क्या कर देते हो उसके अंदर आप डिसॉल्व कर देते हो या फिर आप उसके अंदर ऐड कर देते हो। कंडीशन के लिए आप समझ सकते हैं कि सपोज करो कि ये हमारे पास एक जार है और इस जार के अंदर हमने कहा कोई प्योर सॉल्वेंट है, कोई प्योर सॉल्वेंट है, और इस प्योर सॉल्वेंट में अगर आप बाय मिस्टेक किसी चीज को ऐड कर देते हैं, अगर इस प्योर सॉल्वेंट में आप किसी चीज को ऐड कर देते हैं, ओके, अगर आप किसी चीज को ऐड कर देते हैं तो वो इन जगहों को फिलअप कर लेगा।
वो इन जगहों को फिलअप कर लेगा, और जब वो इन जगहों को फिलअप कर लेगा तो जितने पार्टिकल्स ऊपर होने चाहिए थे उतने नहीं हो पाएंगे, और उसकी वजह से ओवरऑल कंडीशन में जो वेपर प्रेशर है वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो चलो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या बोलता है। सॉल्यूशन आपके सामने जो आपको याद करना है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज बिकॉज सम ऑफ द सरफेस साइड आर ऑक्यूपाइड बाय द सॉल्यूट मॉलिक्यूल। एज आई हैव डिस्कस्ड कि ये जो आपके सामने मैंने पिंक कलर से बनाए हैं, ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस सरफेस को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और उसके ऑक्यूपाई होने की वजह से जो पूरा वेपर प्रेशर लगना चाहिए वो नहीं रह पाता, क्योंकि आप ऐसे बोल सकते हो कि शेयरिंग हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है सरफेस की, और सरफेस की शेयरिंग होने पर जो प्रेशर एक्चुअल में होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का वो नहीं रहता, दो जगह डिस्ट्रीब्यूट होने पर वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देयर बाय द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस, ये यहां पर लिखा हुआ जो मैं बता रहा था अभी, द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड, यानी जितना वो शुरू में आपका सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने सरफेस को कवर कर रखा था, अब वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, thus less space is available for the solvent molecules, जिसकी वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के लिए जो स्पेस होगा वो कम होगा, और जब उनके लिए स्पेस कम होगा तो वो कम वेपोराइज होकर ऊपर जा पाएंगे, जब वो कम वेपोराइज होकर ऊपर जा पाएंगे तो वेपर जब ऊपर कम होंगे तो उसका प्रेशर भी कम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, देयरफॉर वेपर प्रेशर इज आल्सो रिड्यूस, देयरफॉर वेपर प्रेशर इज आल्सो रिड्यूस। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के अंदर कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो उसका एक सिंपल सा रीजन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो देखनी हो तो आप कमेंट करें वेपर प्रेशर, मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाकर डालूंगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, आउटर हार्ड सेल ऑफ एग आर रिमूव्ड, वन of the egg is placed in the pure water and the other is placed in the saturated solution of sodium chloride. What will be observed and why? बेसिकली ये जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन जैसे इवेंट की हम बात करते हैं उनके ऊपर बात करी जाती है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जैसे इवेंट होते हैं। सबसे पहले हमने इनकी शुरुआत क्लास 9th में देखी थी कि जहां पर ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, इस टाइप के आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर का कंपोनेंट इनसाइड और आउटसाइड जाता है, और उसकी वजह से उसकी जो पर्टिकुलर शेप होती है वो चेंज होती है। एक कंडीशन में ऐसा होता है कि जब वाटर उसके अंदर फिलअप हो जाता है तो हम बोलते हैं कि शेप टर्जिड हो गई है। एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब वाटर उसमें से रिमूव हो जाता है तो वो चीजें सिकुड़ जाती है, जिसे आप फ्लैसिड के लिए वर्ड बेसिकली यूज करते हैं, फ्लैसिड वर्ड यूज करते हैं, तो कि वो चीज आपकी क्या हो गई है, फ्लैसिड हो गई है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपको 2 से 3 मार्क्स के अंदर देखने को मिलता है। ओके, outer hard shell of the eggs are removed, one of the egg is placed in pure water and the other is placed in the saturated solution of sodium chloride. What will be observed and why? The answer will be the egg placed in pure water will swell up. जैसा कि मैंने बताया, अगर आप प्योर वाटर के अंदर रख रहे हो, इट मींस वो जो सॉल्यूशन है वो आपका हाइपोटोनिक है। हाइपो स्टैंड फॉर कि बेसिकली आप समझो, हाइपो का मतलब होता है कम होना, यानी उसमें सॉल्यूट की यानी जो सॉल्ट वगैरह है उनकी कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब डेफिनेटली अगर वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर कम है तो वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, और जैसे ही वाटर उसके अंदर जाएगा द सेल बिकम स्वेल अप। ओके, तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, जो एग है वो एग क्या होगा, विल स्वेल बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर, और basically we talk about the protein is high inside and the egg is compared to water, the egg as compared to the water। यानी ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, ये कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि जो प्रोटीन का कंटेंट है एग के अंदर वो ज्यादा है लेकिन वाटर कम है, जबकि बाहर वाटर ज्यादा है, इसलिए वाटर मूव कहां करेगा, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, इसलिए वाटर जैसे अंदर आता है ये स्वेल अप हो जाती है। ओके, देयरफॉर जिसकी वजह से द वाटर डिफ्यूजेस थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने बताया कि वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड द एग विल स्वेल अप। ओके, जिसकी वजह से एग क्या हो जाएगा, आपका स्वेल्स हो जाएगा, बेसिकली स्वेल अप हो जाएगा। ओके, सेकंड केस की अगर बात है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, द एग प्लेस्ड इन अ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी यू आर बेसिकली टेकिंग NaCl इन अ गुड अमाउंट। जैसे आप NaCl लेते हो एक सॉल्यूशन के अंदर, तो बाहर जो आप सॉल्यूशन हो गया दैट इज योर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इट मींस वहां पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है और वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई है। ऐसी कंडीशन में आप वाटर बाहर से अंदर तो आ नहीं सकता क्योंकि बाहर ऑलरेडी कम है, तो ऐसी कंडीशन में वाटर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, जिसकी वजह से जब वाटर उसमें से निकल जाएगा तो द
पर्टिकुलर कंपोनेंट जो भी हम ले रहे हैं, इट विल बी सेल और एनीथिंग एल्स, वो आपकी फ्लैसिड हो जाएगी, फ्लैसिड स्टेट में चली जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ओके, similarly they are writing, on the other hand the egg placed in the sodium chloride solution will shrink due to the osmosis and water will move out of the egg membrane, thereby shrinkage of the egg takes place. Okay, shrinkage of the egg takes place. So this is the answer of this question. Take a screenshot. Now we are moving to the next question. The next question is, on mixing two liquid X and Y, volume of the resulting solution decreases. We are basically taking a two liquid X and Y and both are combining together, and we observe that the volume of the resulting solution is decreases. What type of deviation from the Raoult's law is shown by the resulting solution, and what change is in temperature would you observe after mixing the liquid X and Y? ओके, तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप दो सॉल्यूशन ले रहे हो, एक एक्स और वाई सॉल्यूशन है, और एक्स वाई सॉल्यूशन को जब आप लेते हो और मिक्स करते हो तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आता है उसका वॉल्यूम डिक्रीज देखने को मिल रहा है। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ इज शोन बाय दिस, किस टाइप का डेविएशन आपको ये बताना है। और क्वेश्चन का आंसर एक और देना कि व्हाट चेंज इन द टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई, और जब आप एक्स वाई लिक्विड को आपस में मिक्स कर दो तो क्या टेम्परेचर में चेंज आपको देखने को मिलेंगे। आंसर क्या होगा, ऑन मिक्सिंग टू लिक्विड एक्स एंड वाई द डिक्रीज इन वॉल्यूम of the resulting solution is formed which show negative deviation from the Raoult's law, क्योंकि वैल्यू जो हो रही है वो बेसिकली वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम जब आपका यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो ये बेसिकली कौन सा नेगेटिव डेविएशन है फ्रॉम द Raoult's law। अब ये Raoult's law के ऊपर अगर आपको ना समझना हो तो आप कमेंट करें Raoult's law, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना के देता हूँ कि किस तरीके से पॉजिटिव डेविएशन होता है और किस तरीके से नेगेटिव डेविएशन होता है। ओके, फ्रॉम द Raoult's law, इन केस ऑफ द सॉल्यूशन showing negative deviation from the Raoult's law, delta H mixing, enthalpy of mixture is negative। क्या कंडीशन बोल रहा है, इन केस ऑफ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, अगर कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम द Raoult's law, उस कंडीशन में एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर जो होती है वो नेगेटिव होती है। ओके, thus mixing of X and Y liquid, evolution of heat takes place, the temperature of the resulting solution increases। ओके, मिक्सिंग एक्स एंड वाई लिक्विड, जैसे ही आप एक्स वाई लिक्विड को मिक्स करते हो इवोल्यूशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस, उसकी वजह से क्या होता है, जैसे आपने एक्स वाई को मिक्स करा तो उसमें से हीट रिलीज होती है। अब हीट रिलीज होगी रिजल्टिंग इन द टेम्परेचर ऑफ हीट टेक्स प्लेस सच दैट द टेम्परेचर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इंक्रीजेस, और जब वो हीट निकलेगी तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच इज आस्किंग हियर, What change in the temperature would you observe after mixing liquid X and Y? तो जो चेंज आएगा वो आपके सामने ये आ जाएगा। Is it clear? Take a screenshot. Now next question. The next question is which type of deviation from Raoult's law? फिर से Raoult's law के ऊपर मैं आपको बता दूं, Raoult's law के ऊपर जो दो ग्राफ हमारी एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन का और नेगेटिव डेविएशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अलग अलग तरीके से आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछाएंगे, पर याद रखें क्वेश्चन कुछ भी तरीके से पूछे आप उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। आना दो ही चीजों के ऊपर है, या तो पॉजिटिव डेविएशन के ऊपर आना है या फिर नेगेटिव डेविएशन के ऊपर आना है। मोस्टली वो आपसे ग्राफ वगैरह प्रिपेयर कराएंगे कि किस तरीके से बताओ इसका ग्राफ बनेगा, कब ये पॉजिटिव है कब ये नेगेटिव, बस इतनी सी बात आपको समझनी है। ओके, अपना ये क्वेश्चन देखते हैं। Which type of deviation from Raoult's law is exhibited by the mixture of phenol and aniline? ओके, दो चीजें हम आपस में मिक्स कर रहे हैं, वन इज योर फिनोल एंड सेकंड वन इज योर एनिलिन। सेकंड वन इज योर एनिलिन। तो वो कह रहा है किस टाइप का होता है, तो जब आप फिनोल और एनिलिन को आपस में मिक्स करते हो तो होता क्या है कि फिनोल और एनिलिन आपस में एक बेसिकली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, और जब वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है वो कम होगा, क्योंकि दो चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी। मिक्स होने की वजह से वो चीज क्या करती है, वो एक तरीके से वॉल्यूम जिस तरीके से भी हमने डिस्कस करा कि डिक्रीज होता है तो वो कम होगा, और वो कम होगा तो डेविएशन कौन सा हो गया, नेगेटिव। ओके, तो यहां पर इसका आंसर होगा, आंसर विल बी नेगेटिव डेविएशन। वही पूछा था विच टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द Raoult's law इज एग्जिबिटेड बाय अ मिक्सचर ऑफ फिनोल एंड एनिलिन। जस्टिफाई योर आंसर। नाउ फिनोल, basically it is the reason, phenol for strong molecular hydrogen bonding with aniline, basically form क्या करता है, it is form, okay, it form, phenol form strong molecular hydrogen bonding with aniline, so the number of particles entering to the vapor phase decreases। भाई पहले दो चीजें थी, एक एनिलिन था वो अपने वेपर बनाती, एक फिनोल था वो अपने वेपर बनाती, इसलिए वेपर का अमाउंट काफी ज्यादा होता। वेपर का अमाउंट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि प्रेशर बहुत ज्यादा होता।
लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब आपने दो चीजें मिला दी तो मिलने पर इनका हाइड्रोजन बॉन्ड हैवी हो गया। जब इन दोनों का हाइड्रोजन बॉन्ड हैवी हो गया तो उसके हैवी होने की वजह से क्या देखने को मिल रहा है कि जो वेपर बन के ऊपर जाने चाहिए थे पार्टिकल, अब वो कम जाएंगे। पहले दो जगह जा रहे थे, अब सिर्फ एक जगह जाएंगे, जिसकी वजह से वेपर कम होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। और यही कंडीशन लिखी है, एंटरिंग द वेपर फेज डिक्रीजेस एंड हेंस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस, और यू कैन आल्सो राइट डिक्रीज देन दैट ऑफ प्रिडिक्टेड बाय द रोल्स लॉ। इस तरीके से क्या होगा, जो आपने रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिडिक्ट करो तो आपको ऐसा लगेगा कि वो वैल्यू बराबर होनी चाहिए, बट उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि यहां पर जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, प्रिडिक्टेड बाय द रोल्स लॉ। और ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखें। मूव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है इसमें मैंने 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है। ज्यादातर ऊपर के जो 2 क्वेश्चन है वो एक साथ मिलकर आता है, और समटाइम्स ये तीनों क्वेश्चन एक साथ मिल के आते हुए देखने को मिले हैं, जो आपको पहले कभी 5 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चन ये देखने को मिला, जहां पे इसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले दे आर आस्किंग अबाउट स्ट्रेट हेनरी लॉ। व्हाट इज हेनरी लॉ? तो हेनरी लॉ बेसिकली क्या स्टेट करता है? हेनरी लॉ कहता है इट स्टेट दैट द कांस्टेंट टेंपरेचर, it state that at constant temperature the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas। सिंपली जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि अगर आप किसी लिक्विड के अंदर कोई गैस सॉल्युबलाइज करना चाहते हैं तो इस गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा चांस है कि ये वाटर के अंदर या जो भी आपके पास बेसिकली सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व हो सके। ओके, सिंपली दे आर राइटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। जितना ज्यादा गैस का प्रेशर उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है मेंशन 2 एप्लीकेशन ऑफ द हेनरी लॉ। तो 2 एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन है इन द प्रिपरेशन ऑफ द सोडा वाटर। अब कैसे बनता है, ठीक है, आपको तो जस्ट मैंने एप्लीकेशन अभी तक आई हर बार एप्लीकेशन है, ठीक है, इस एप्लीकेशन का एक्सप्लेनेशन भी इनकेस आ सकता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक और इसका पार्ट बनाऊंगा जिन पार्ट के अंदर मैं ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जहां और चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। आप धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को डेली अगर रीड करेंगे तो धीरे धीरे आसानी से आपको याद रहेंगे, कोई इतना बड़ा काम है नहीं। जबकि एक में मैंने तो ऑलरेडी एक और इसका जो यूज के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया, तो इस तरीके से एक पूरा क्वेश्चन भी बन सकता है अगर वो चाहे तो बनाना। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर है पहला, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो वो है इन प्रिपरेशन ऑफ द सोडा वाटर द बोटल्स आर सील्ड विद द हाई प्रेशर। तो बेसिकली होता क्या है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि जो भी आप सोडा वाटर लेते हो, सोडा वाटर में कार्बोनेटेड गैस होती है, उस कार्बोनेटेड को इसको हाई प्रेशर पर बेसिकली क्या कराता है, उस बोतल के अंदर भरा जाता है। अब हाई प्रेशर भरोगे तो मैंने अभी बताया जितना ज्यादा प्रेशर गैस का उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी, और उतना ज्यादा वो जितना ज्यादा हाई प्रेशर पर जब भरा जाता है तो उतना अच्छी तरीके से वो सॉल्युबलाइज होता है और उतने अच्छे फर्वेंस बनते हुए देखने को मिलते हैं जब आप किसी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सोडा की बोतल को ओपन करते हो। ओके, सेकेंड है As you climb in the mountain, ये बेसिकली एक डिजीज के बारे में है, एक कंडीशन के बारे में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिजीज, ये एक कंडीशन है जिसे बोलते हैं एनॉक्सिया। अब ये एनॉक्सिया बेसिकली क्या कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर ब्लड में जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो कम हो जाता है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि जहां पर ऑक्सीजन कम हो। फॉर एग्जाम्पल हम हाई माउंटेन्स की बात कर रहा हूं मैं, यानी हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो देखो आंसर क्या है, एज यू क्लाइंब ऑन द माउंटेन द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर डिमिनाइज। ओके, सॉरी, ठीक है। तो जो हमारे बेसिकली क्या होता है कि जब आप क्लाइंबिंग करते हो माउंटेन्स के ऊपर जाते हो तो वहां पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, आप ऐसे बोल सकते हैं, फिर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है एयर के अंदर वो कम होती है। जब वो कम होगी तो उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एट वेरी हाई एलिवेशन इज substantially lower than of ground level. As a result, person who live in high altitude or climb have a low oxygen concentration in their blood. अब वो क्या करा, who live in high altitude or climb, जो ऊपर रह रहे हैं या जो क्लाइम कर रहे हैं, have low oxygen concentration, उनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, और उसके कम होने की वजह से ब्लड एंड टिश्यू दिस कॉज वीकनेस एंड लॉस ऑफ मेंटल क्लैरिटी, जिसकी वजह से वीकनेस आती है और मेंटल क्लैरिटी देखने को मिलती है, मतलब बेसिकली लॉस ऑफ मेंटल क्लैरिटी देखने को मिलती है। और मैं यहां लिखा भी है दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनॉक्सिया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनॉक्सिया इज अ कंडीशन व्हिच इज कॉज्ड बाय दीस सिम्टम्स। सिम्टम कौन से अगर आपसे पूछे तो पहला है वीकनेस एंड सेकंड वन इज लॉस ऑफ मेंटल क्लैरिटी। ओके, so this is the answer of the 2 applications of the Henry law. Last question जो यहाँ पर डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है aquatic organism are more comfortable with cold water। तो उसका आंसर है, देखो तो ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिला यहाँ पर, ठीक है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो किसी ना किसी सैंपल पेपर वगैरह को देखेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इसमें आपको इसका आंसर बता दूं कि बेसिकली होता क्या है कि
ये ऑर्गेनिज्म वो कह रहा है आर मोर कंफर्टेबल विद कोल्ड वाटर। तो ऐसा कंडीशन क्या है, कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल क्यों है? तो कंडीशन ये है, कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल इसलिए होते हैं बिकॉज इसमें ऑक्सीजन के लेवल जो होता है वो ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो ज्यादा होता है। व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ KH डिक्रीजेस एंड हेंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन द वाटर इंक्रीजेस। सिंपली आपको याद रखना है कि जब भी अगर हम बात करें KH वैल्यू की, ठीक है, तो KH वैल्यू डिक्रीज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर आप कोल्ड वाटर लोगे तो उसका टेम्परेचर कम होगा, और जब उसका टेम्परेचर कम होगा तो उसमें ऑक्सीजन कम, वो टेम्परेचर कम होगा तो उसमें ऑक्सीजन अच्छी डिसॉल्व होगी। और इन कोल्ड वाटर आप ऐसे ही बोल सकते हो, द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज ग्रेटर, द अमाउंट ऑफ dissolved oxygen is greater, so the aquatic organism are more comfortable with cold water because हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर आपकी बात करें तो ऑक्सीजन की डिमांड होती है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरीके से सर्वाइव करने के लिए। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि किस तरीके से होता है। ओके, तो वी हैव डिस्कस सो मेनी क्वेश्चंस, 3 हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, 4 5 6 7 8 9, और इसमें बेसिकली हमने 4 डेफिनेशन की बात है, तो 10 से ज्यादा क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर एक मैं दोबारा सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसके अंदर और अगर कोई क्वेश्चंस मुझे इस तरीके से थ्योरेटिकल इस पार्ट से चैप्टर से निकलते हुए मिलेंगे तो मैं उनको फिर से डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें का, और ऐसी वीडियो से को देखने के लिए हमसे कनेक्टेड रहें। अगली वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल्स के बारे में। हाँ, तो स्टूडेंट एक काम और कर सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट ना ले पाए, अगर आप स्क्रीनशॉट ना लगे तो एक और अच्छा तरीका है, आप कमेंट करिए PDF, मैं ये PDF ये जो PPT है आपकी, ये आपको शेयर करता हूं। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप चाहो तो मुझे सर्च मार सकते हो जगेश सर, या फिर आप सर्च कर सकते हो नित्या अकेडमी का चैनल है, आप उसको सर्च करिए। बेटर वही है कि आप वहां पर सर्च करके हमें कमेंट करिए, और बेसिकली आप कहिए कि हमें PDF चाहिए, इसकी PPT चाहिए, तो मैं वो आपको वहां पर शेयर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।